स्टूडेंट्स, आफ्टर दी प्लॉइडी ट्री डायग्राम, प्लॉइडी का हम ट्री डायग्राम देखा था लास्ट वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। इसमें हमारे स्टेट बोर्ड की किताब में इसका स्ट्रक्चर भी दिया है उन्होंने। पहला पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम्स आर बेस्ट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम हमें माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई देते हैं, पता है आपको। व्हेन द सेल इज़ एट द मेटाफेज स्टेज, स्पेशली जब सेल डिवीजन रहेगा तब क्रोमोसोम हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। और स्पेशली ये जो मेटाफेज स्टेज है इस वक्त अच्छे से दिखाई देते हैं। इट इज़ बिकॉज एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस, क्योंकि वो जो स्टेप रहती है मेटाफेज स्टेज, इसमें जो क्रोमोसोम रहते हैं ना ये हाईली कंडेंस रहते हैं। कंडेंस का मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे एग्जांपल, ये एक थ्रेड है ना, ये अब खुला खुला थ्रेड है। ये जब कंडेंस हो जाता है, तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यस, दैट वी कॉल्ड एज कंडेंस स्टेट। और इसी स्टेट को क्रोमोसोम की स्टेट होती है, मतलब इस स्टेट में क्रोमोसोम रहता है। बात समझ में आ गई? ओके। तो क्रोमोसोम हाईली कंडेंस मिलेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पेशल ड्यूरिंग मेटाफेज। और टिपिकल क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम पढ़ाई किया गया है उसे टिपिकल क्रोमोसोम कहते हैं। टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्टिंग 2 क्रोमैटिड, इसमें 2 क्रोमैटिड रहते हैं, जॉइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। इसका मतलब समझिए, अगर हमने कहा क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में फ़र्क समझिए। हमने कहा क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम बनता है 2 क्रोमैटिड से। कैसे? तो ये बोथ कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स, ये बन गए क्रोमैटिड, ये भी है क्रोमैटिड, ये दोनों क्रोमैटिड्स है। ओके, ये बोथ क्रोमैटिड्स है और इन क्रोमैटिड से बनता है क्रोमोसोम। और ये दोनों क्रोमैटिड जो रहते हैं, बोथ क्रोमैटिड्स एक सेंटर पॉइंट पे अटैच रहते हैं एक में को। दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर एट द पॉइंट्स, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सो बोथ द क्रोमैटिड अटैच टू ईच अदर्स एट द पॉइंट कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। गॉट इट? सेंट्रोमियर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। याद रखिएगा, सेंट्रोमियर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कंसिस्टिंग अ डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड एज अ काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअल में अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें इनका स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम का, तो हमें कुछ इस तरह पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर। मैं मैं क्रोमैटिड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ क्रोमैटिड्स के बारे में। दोनों क्या है? ये क्रोमैटिड्स है, ये भी क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है। ये क्रोमैटिड पेयर में है, मतलब बोथ क्रोमैटिड्स है। इनसे बनेगा क्रोमोसोम्स और इनके बीचों बीच होता है सेंट्रोमियर। ये जो वाइट कलर आप देख रहे हैं, इस वाइट कलर को हम क्या कहते हैं? सच अ वाइट कलर कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। इनके अलावा ये जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, आधा डिस्क स्ट्रक्चर रहता है, डिस्क लाइक रहता है। एक ब्लू कलर को देखिए, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। ये हाफ डिस्क दिख रहा है आपको? यस। और बच्चों, ये जो काइनेटोकोर होता है, ओके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जिस काइनेटोकोर से जब होता है सेल डिवीजन, तो ये जो काइनेटोकोर होता है उससे जुड़ता है स्पिंडल फाइबर। यू नो स्पिंडल फाइबर? यस। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो जुड़ जाता है काइनेटोकोर से। ये है स्पिंडल फाइबर जो जुड़ गया है काइनेटोकोर से। आपको स्ट्रक्चर पता होगा, हमने जब सेल डिवीजन पढ़ा था, आपको पता है कि ये सेल है, इस सेल में ये सेंट्रियोल्स है,
यू नो सेंट्रियोल्स, यस। और यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर थे, ये रेड कलर में स्पिंडल फाइबर है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, यस। बीच में कौन जुड़े रहते? क्रोमोसोम्स। ऐसे थे ना वो स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में ये स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं ब्लू कलर से। ब्लू कलर का नाम क्या है? ब्लू कलर का नाम है काइनेटोकोर। उससे जुड़ जाता है स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर भी हम ब्लू कलर को ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। चलो सर, समझ में आया? आगे बात करते हैं अभी। Beside the primary constriction, some few chromosomes possess the additional 1 or 2 constriction। मतलब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा 1 और 2 कंस्ट्रिक्शन भी रहता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को याद रखिएगा। एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 द न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग इंटरफेज। अब ये क्या है वो भी आप समझिएगा। जब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मैंने आपको जैसे कहा कि रहते हैं 2 क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड्स। ऐसे यहाँ पे है 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है ना, यस। यहाँ पर भी होता है क्रोमैटिड्स। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, उसमें से एक क्रोमैटिड कैंसिल करता हूँ, मतलब मैंने दोनों किए वैसे, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोमैटिड ड्रॉ करता हूँ, सिंगल क्रोमैटिड। देखिए बच्चों, ये है सिंगल क्रोमैटिड, इसको भी हम कह सकते हैं क्रोमोसोम, है ना, यस। सिर्फ ये हैप्लॉइड में रहता है। हैप्लॉइड मतलब इसका रेप्लिकेशन नहीं होता, सॉरी, इसका रेप्लिकेशन नहीं रहता। ये भी क्रोमैटिड है, ये इसके भी हम क्रोमोसोम कह सकते हैं। और पेयर में क्रोमैटिड्स, है ना, इस कॉल्ड एज पेयर क्रोमैटिड्स, इसको भी हम क्रोमोसोम कह सकते हैं। क्रोमोसोम जो होता है आपको 2 फॉर्म में मिल सकता है। एक तो सिंगल क्रोमैटिड के फॉर्म में मिल सकता है, या पेयर वाले क्रोमैटिड के फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन है वो क्रोमोसोम ही। सिंगल है, सिंगल क्रोमैटिड है, यहाँ पे पेयर क्रोमैटिड्स है, और उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, अब मैं जो बात करूँगा वो सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम की बात करूँगा, जिसमें आप पाएंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक कंस्ट्रिक्शन समझ में आ जाएगा। इस तरह का ये क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें 1 बाय 1 आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रहता है सेंट्रोमियर, यहाँ पे रहता है सेंट्रोमियर। उसी को हमने कहा था प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हुआ मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नेक्स्ट आएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ही होगा ना वो, यस। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में जो ये वाला एरिया है, ये रेड कलर का एरिया देखो, ये कंस्ट्रिक्ट हुआ है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसका नाम है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1। अब सर 1 क्यों बोला आपने? हाँ, 1 क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ पे रहता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2, क्योंकि ये भी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ही है, इसको हम नाम देते हैं रोमन में 2। समझ में आया? 1 और 2। जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियोलस फॉर्म करने में। क्या? यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस फॉर्म करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। आपने न्यूक्लियोलस पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, यस। तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोलस, वो फॉर्म करने में ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन काम करेगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसलिए उन्होंने कहा है न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज पता है ना आपको? व्हाट इज इंटरफेज? जब सेल डिवीज़न नहीं होता, इंटरफेज का मतलब क्या है? जब सेल डिवीज़न नहीं होता, सेल रेस्ट लेते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरफेज। ओके, तो उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो रहता है 1, वो न्यूक्लियस फॉर्म करता है। ओके, अ सैटेलाइट बॉडी, इसे एसएटी बॉडी कहते हैं, सैटेलाइट बॉडी,
is attached at the secondary constriction 2 in a very few chromosomes. ये बात हम करेंगे. Each chromatids in turn contain a long, unbranched, slender, highly coiled DNA thread called as chromonema. Chromonema बताऊंगा मैं आपको क्या रहता है. ये सैटेलाइट बॉडी हो या क्रोमोनेमा हो, डिस्कस करेंगे हम. एक्सटेंडिंग थ्रू द लेंथ ऑफ क्रोमैटिड्स. तो यहाँ सिर्फ दो कंसेप्ट पढ़ने हैं. एक सैटेलाइट बॉडी पढ़ना है और एक उन्होंने कहा है कि हर क्रोमैटिड्स में, ईच क्रोमैटिड में, क्या कहा मैंने यहाँ पे, ईच क्रोमैटिड. पहले इसको मिटा देते हैं. इन्होंने कहा ईच क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड में हमें एक लॉन्ग, अनब्रांच, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब थीन, स्लेंडर का मतलब क्या है, थीन, हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्रोमोनेमा. तो क्रोमोनेमा की बात करते हैं. आगे चल के यहाँ पे एक डायग्राम हमें दिखाई देगी. इसमें देखिए बच्चों, 1 बाय 1. इसमें आपको सबसे पहले जो बी डायग्राम है ना, यस. तो इसमें आपको दिखाई देगा देयर इज़ अ बी नंबर में आपको पूरा एक क्रोमैटिड दिख रहा है, सिंगल क्रोमैटिड. ये है सिंगल क्रोमैटिड. जो बी नंबर की डायग्राम है वो है 1 क्रोमैटिड्स. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा पहले वो देख लेते हैं. हमने पढ़ा इसमें, आपको पता होगा, हमने पढ़ा है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये वाला एरिया. क्या कहा हमने इसको, सेंट्रोमियर, है ना. ओके, वन में बात करते हैं. पहले मैंने आपसे कहा ये सेंट्रोमियर के बारे में. इसे हमने कहा था प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर. क्लियर हुआ. उसके बाद हमने पढ़ा था ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाला एरिया. देख सकते हैं आप, ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, है ना. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. ठीक है, यस. अब थोड़ा बोर्ड में गलती हुआ, मतलब राइटिंग में गलती हुआ था. ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 है उसी के एग्जैक्टली नीचे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के एग्जैक्टली नीचे वहाँ पे मिलेगा सैटेलाइट. आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के एग्जैक्टली नीचे ब्लू कलर में देखिए एक रीजन है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट, जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन फर्स्ट के एग्जैक्टली नीचे है. समझ में आया, यस. वो राइटिंग में 2 दिया होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2. यहाँ पे 1 के नीचे एग्जैक्टली रहेगा वो, ये रहेगा सैटेलाइट. और सैटेलाइट ऐसा एरिया है जहाँ पे जो डीएनए होता है. सैटेलाइट ऐसा एरिया है, ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम में डीएनए तो रहेगा ना, तो सैटेलाइट भी रहेगा. सैटेलाइट सभी क्रोमोसोम को नहीं रहते, कुछ ही ऐसे क्रोमोसोम है यहाँ पे सैटेलाइट मिलेगा. और उस सैटेलाइट के अंदर हमें जो डीएनए मिलता है वो है नॉन फंक्शनल. यस, सैटेलाइट के अंदर जो डीएनए है वो है नॉन फंक्शनल. ओके. और यहाँ पे और एक अब चीज़ देख सकते हैं, ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 है जिसको उन्होंने और एक नाम दिया है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्योंकि ये जो है वो न्यूक्लियोल ऑर्गेनाइजर है, जो न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करता है. किसको ऑर्गेनाइज करता है, न्यूक्लियोलस को. ओके, ठीक है, समझ में आया सर. देन इसके अलावा यहाँ पे होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. देख सकते हैं आप, ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. कौन सा नंबर आएगा, 2, क्योंकि पहले तो हो चुका है ना सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. यस, ये है 2. और यहाँ तक तो बात हो गई. हम बात करते हैं क्रोमोनेमा के बारे में. क्रोमोनेमा एक्चुअल में बच्चों आपको ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको ऐसे, ये देखिए आपको थ्रेड नज़र आ रहा है एक. पहले मैं मिटा देता हूँ सबको यहाँ. अब देखिए आपको एक ऐसे पॉइंट नज़र आ रहा है, दिख रहा है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना. यस, ये डीएनए है. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर है. डीएनए प्लस प्रोटीन रहता है यहाँ पे, ये रेड कलर में डीएनए प्लस प्रोटीन. उन्हीं को हम कहते हैं क्रोमोनेमेटा. इसे क्रोमोनेमा भी कहते हैं, क्रोमोनेमा. ओके, जिसमें डीएनए भी है. ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए भी है और जिसमें प्रोटीन भी है. ओके, तो आपको सेम स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए नाम का, जिसमें आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ये जो सफ़ेद कलर में दिख रहा है, देखिए सफ़ेद कलर में दिख रहा है ना, जिसमें रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ. यस, तो ये जो है वो क्रोमोनेमेटा है, दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोनेमा. ठीक है, वो पूरा डीएनए है. उसके बाद में बीच में जो है
वो है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पता है आपको, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं उसको। और जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो मैट्रिक्स है। जो आपको यहाँ पे जो ब्लैक कलर में जितना पोर्शन दिख रहा है, ब्लैक कलर में जितना पोर्शन दिख रहा है, ये है मैट्रिक्स, लिखा है वहाँ पे। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों बातें कही हमसे। ये यहाँ पे क्रोमैटिड ए में क्या है, ए में जो है वो है पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स। यहाँ पे पेयर है क्रोमैटिड की, यस ये पेयर है क्रोमैटिड की, और यहाँ पे 1 क्रोमैटिड्स है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लास्ट चीज़ यहाँ पे ऊपर लिखा है क्रोमैटिड, ये ऊपर लिखा है क्रोमैटिड कंसिस्टिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विच एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम टू अदर। यस दिया है ना यहाँ पे। ये आपको रेड कलर में कौन दिख रहा है, क्रोमोसोम। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए ए नंबर की डायग्राम दिख रहा है आपको। सफ़ेद कलर में कौन है, क्रोमोसोम्स है ना। यस सफ़ेद कलर में कौन दिख रहा है, क्रोमोसोम्स। समझ में आया? ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक एरिया है टेलोमियर करके। ये टेलोमियर भी बात कर लेंगे, टेलोमियर कौन है। तो आपको इसी बी नंबर की डायग्राम देखिए, जिसे हमने कहा क्रोमैटिड, इसके टीप पे आपको दिख रहा है टेलोमियर। कहाँ है, टीप पे। तो टीप पे हमेशा आपको मिलेगा, क्रोमोसोम के टीप पे मिलेगा टेलोमियर्स। क्लियर हुआ? हाँ, टेलोमियर इसलिए होता है ताकि ये जो क्रोमोसोम्स है, मतलब ये क्रोमैटिड है, दूसरे अलग वाले क्रोमोसोम से अटैच ना हो पाए, स्टिक ना हो पाए। यस ये जो एक क्रोमोसोम्स है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये किसी अनादर क्रोमोसोम से स्टिक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि टेलोमियर है। तो टेलोमियर की वजह से 1 क्रोमोसोम नॉट अटैच टू द अनादर क्रोमोसोम्स। गॉट इट? ओके। उसका और भी फ़ायदा है, वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर में, मतलब टेलोमियर की वजह से वो बैलेंस रहता है क्रोमोसोम्स। ओके चलो, ये आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो वो सेंट्रोमियर के पोजीशन पे डिपेंड करती है। सेंट्रोमियर के पोजीशन के ऊपर अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स है, डिपेंड ऑन द सेंट्रोमियर पोजीशन। उनके नाम यहाँ इस तरह है। पहला है एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। ऐसे 4 प्रकार के हैं ये। वन में बात करते हैं मेटासेंट्रिक। पहले हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक के बारे में। मेटासेंट्रिक का मतलब है कि ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह दिखाई देगा। हमारे किताब में इनके डायग्राम दिए हुए हैं। ऐसा ये मेटासेंट्रिक का सिंपल मीनिंग ये है कि इसके जो दोनों आर्म्स हैं, ये आर्म है, ये भी आर्म है, इनके दोनों आर्म इक्वल रहते हैं और बीच में रहता है सेंट्रोमियर। कौन रहता है? सेंट्रोमियर। तो जब इसको फोल्ड किया जाएगा, इस क्रोमोसोम को जब फोल्ड किया जाएगा तो वो वी शेप बन जाएगा। जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो ये वी शेप बन जाएगा। दिख रहा है? इट्स अ वी शेप। तो इसको हमने कहा है मेटासेंट्रिक, क्योंकि वो मिडल में है। कौन? सेंट्रोमियर। ये पूरा जो डिफ्रेंसिएशन है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रोमियर कहाँ पे है। तो पहला हुआ ये मेटासेंट्रिक, वी शेप है। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, जो यल शेप होता है, और वो कुछ इस तरह होगा, जिसमें एक आर्म थोड़ा ज़्यादा होगा, दूसरा आर्म जो है वो लेस होगा। यहाँ पे दोनों आर्म इक्वल नहीं है। हम दूसरे इसकी बात कर रहे हैं, सब मेटासेंट्रिक की बात कर रहे हैं। सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक आर्म स्मॉल है, एक आर्म थोड़ा लार्ज है, ओके लॉन्ग है। और यहाँ पे रहेगा सेंट्रोमियर रेड कलर में। ठीक है, तो यल शेप बन गया। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो है एक्रोसेंट्रिक। तीसरा एक्रोसेंट्रिक है, जो जे शेप होता है। तीसरा है
एक्रोसेंट्रिक जे शेप होता है, मतलब एक आर्म काफ़ी लॉन्ग है, एक आर्म बहुत लॉन्ग रहता है और दूसरा आर्म काफ़ी छोटा रहता है, बहुत ही स्मॉल रहता है। एक आर्म काफ़ी लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट कैसे इसे, एक आर्म काफ़ी शॉर्ट रहता है, शॉर्टेस्ट रहता है ये समझ में आया। तो इसे हम कहते हैं, और बीच में कौन है, बीच में है सेंट्रोमियर। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ एक्रोसेंट्रिक, इसका नाम हुआ एक्रोसेंट्रिक, जे शेप हुआ, समझ में आया। यस, लास्ट जो है वो है टीलोसेंट्रिक, लास्ट जो है वो टीलोसेंट्रिक, जो आई शेप होता है, मतलब इसमें एक ही आर्म रहता है, दूसरे आर्म की कोई नामो निशानी नहीं है, दूसरा आर्म ही नहीं है, एक ही आर्म है। यस, वन एंड ओनली वन आर्म। सो ये हुआ टीलोसेंट्रिक। और जिसका जो सेंट्रोमियर है, वो टिप पे है। यस, कहाँ पे है, टिप पे, ये सेंट्रोमियर रहा, इसमें दूसरा आर्म नहीं है। क्लियर, ओके। तो कितने यहाँ पे, वन बाय वन बताइए, कितने यहाँ पे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है डिपेंड ऑन देयर सेंट्रोमियर। सर एक है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, चौथा है टीलोसेंट्रिक जो आई शेप होता है। ओके, इन सभी नामों को याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। ओके, तो हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़े डिपेंड ऑन द सेंट्रोमियर। ओके, और जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे, मतलब जो भी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करें।